नमस्ते दोस्तों, अध्याय 13 में आपका स्वागत है जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 1 अनुक्रमानुपाती। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 13। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार बताता है, मान लो हम दुकान में चीनी खरीदने गए तो वो दुकानदार बताता है कि 1 किलो चीनी का मूल्य वो 40 रुपये बताता है हमें। कई बार हम दुकान जाते हैं, जैसे मान लो कि चीनी खरीदने के लिए हम दुकान गए, तो वही चीनी अगर हम 3 केजी लें तो कितने रुपए लगेंगे हमारे। हम जानते हैं कि अगर 1 किलो के 40 रुपये लगते हैं तो 3 किलो की सीधी सी बात है 120 रुपये लगेंगे। इसी तरह से हम ये बोलें कि भाई हमें 6 किलो चीनी लेनी है तो कितने रुपए लगेंगे, तो हम जानते हैं कि ये 1 किलो के 40 रुपये लग रहे हैं, 3 के 120 रुपये लग रहे हैं, तो 6 को कितने लगेंगे 240 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम देखें तो देखिए, जैसे जैसे चीनी की मात्रा हम यहाँ बढ़ाएंगे उसका जो मूल्य है वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात हम देखें, मान लीजिए किसी खेत में फसल काटने का काम हो रहा है, और उसमें मान लो 5 मजदूर लगे हैं। 5 मजदूर लगे हैं तो ये काम हम मानते हैं कि मान लो वो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लो वो 5 मजदूर 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अब मान लो उनके साथ 5 मजदूर और आ गए, तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या कितनी होगी, 10 मजदूर हो गए। यहाँ पर 10 मजदूर हो गए, तो बताइए ये काम कितने दिनों में कर देंगे। क्या 5 मजदूर 10 दिन में करें तो 10 मजदूर 20 दिन में करेंगे क्या? नहीं। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे तो यहाँ पर दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सबको पता है ज्यादा आदमी लगेंगे तो काम कम समय में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुगुने कर दिए तो काम क्या होगा, आधे समय में हो जाएगा, यानी 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, यहां की चीज में और यहां की चीज में थोड़ा सा अंतर देखिए। यहां पर इधर वाली जो मात्रा है वो हम बढ़ा रहे हैं, तो इधर वाली उसके साथ साथ बढ़ रही है, और इधर देखें तो इधर वाली मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो इधर वाली मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए, आपको अच्छी तरीके से दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इधर क्या है, अगर हम इधर वाली मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ इधर वाली बढ़ रही है, और इसमें क्या है, इधर वाली बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ इधर वाली क्या हो रही है, घट रही है। तो जो ऐसी मात्राएं जो एक मात्रा के बढ़ने पर उसके साथ साथ बढ़ती है ना, तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। या इसका दूसरा नाम होता है प्रत्यक्ष समानुपात दूसरा नाम होता है इसका। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये समानुपात है, समानुपात में है। यानी कि अगर एक इधर वाली मात्रा बढ़ने के साथ साथ, एक मात्रा के बढ़ने के साथ साथ दूसरी मात्रा उसी रूप में बढ़ती है, तो हमें उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष समानुपाती बोलते हैं। ये फिर इसको क्या बोलेंगे, इसमें इधर वाली मात्रा बढ़ाने पर इधर वाली क्या हो रही है, ये बढ़ती है, तो ये क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। या फिर दूसरा नाम बोले तो इसको प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। देखिए, आगे हम देखेंगे अनुक्रमानुपात या प्रत्यक्ष अनुपात या फिर समानुपात। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं और हमने यहाँ इस चीनी वाले उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो देखिए
ये होती क्या है, दो राशियां x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती है। यानी कि वो x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में होगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक दूसरे के परस्पर अनुक्रमानुपाती होगी। कब होगी, यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती है, इस प्रकार बढ़ती या घटती है। बढ़ती या घटती में क्या हुआ, जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि 6 केजी चीनी के 240 रुपए लग रहे हैं, तो 3 केजी के कितने लगेंगे, तो यहां पर ये मात्रा हमने घटाई तो ये भी घट जाएगी, 120 रुपए आ जाएगी। तो एक साथ साथ या तो बढ़ती है या साथ साथ ही घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका अनुपात है ना, उनका अनुपात है, संगत अनुपात है, वो समान रहता है। अनुपात समान रहने का मतलब क्या है, देखिए वही चीनी वाला अगर हम उदाहरण ले तो देखिए 1 केजी के 40 रुपए लगते हैं। अगर अनुपात की बात करें तो इसको मान लो हम x माने, इसको y माने, यहाँ पर राशियां x और y दी हुई है तो इसको x और y माने, तो इनका अनुपात देखिए x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 40 है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कहें x बराबर y बराबर क्या आया, 40 आया। यहां पर देखिए 2 केजी चीनी लाओगे तो 80 रुपए लगेंगे। ठीक है, इसका x अनुपात y निकालो, यानी x बटे वाई, तो क्या आया 2/80। ये कितना आता है, 1 माफ कीजिए, ये 1/40 है, तो ये भी 1 बटे क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अगर 3 केजी आएगा तो 120 आएगा, तो ये एक्स वाई कितना आया, ये भी क्या आया 3/120, यानी कि 1/140। कहने का मतलब क्या है, इनका अनुपात समान रह रहा है, यानी x बट्टा वाई की मान हमेशा एक ही आएगा। देखिए सब में 1/40 1/40 1/40 आ रहा है, यानी कि इनका अनुपात 1:40 रहेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इनका x बट्टा वाई का मान हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यदि x बट्टा वाई बराबर k हो, k यहां पर कोई स्थिर संख्या है यानी अचर है, k यहां पर अचर या स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब एक ऐसी संख्या जो x बट्टा वाई करने पर वही आएगी हमेशा, तो वो क्या होंगे, प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में, या फिर सीधा हमें उसको बोलते हैं समानुपात बोल सकते हैं, या फिर दो परस्पर से अनुक्रमानुपाती होगी। तो हमें समझ में आ गया, अगर दो चीजें समानुपात में है या अनुक्रमानुपात में है तो वो x बट्टा वाई बराबर हमेशा समान रहेगा हर जगह। जैसे कि चीनी वाला एग्जांपल लिया अपन ने, 1 किलो लो, 2 किलो लो, 3 किलो लो, 6 किलो लो, x बटा वाई हमेशा 140 आएगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या है, धनात्मक अचर है। ठीक है, अचर है, और इसमें अगर ऐसा है तो x और y क्या है, परस्पर से अनुक्रमानुपाती है, यानी कि कोई भी दो वस्तु अनुक्रमानुपाती है तो x बट्टा वाई बराबर k, यानी कि x बट्टा वाई हमेशा एक अचर आएगा। ठीक है, और वो हमेशा समान रहेगा। जैसे इसमें 1/40 1/40 है तो वो क्या होंगी, अनुक्रमानुपाती में होगी। तो हमें अनुक्रमानुपाती अच्छे से समझ में आ गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग की शुल्क इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, कार पार्किंग का शुल्क दे रखा है हमें। देखिए ये घंटों में समय दिया हुआ है और यहां पर ये मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर घंटों में समय बढ़ रहा है, 4 8 12 24। ठीक है, ये समय बढ़ रहा है और यहां पर मूल्य भी बढ़ रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये कार पार्किंग शुल्क जो समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं। बढ़ रहा तो होगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक कब करेंगे, कब कैसे होगा चेक, कि हम अगर इधर वाली को x मान लें, इन सभी को x के रूप में, और इधर वाली को अगर y के रूप में माने, तो हमारे पास x बट्टा वाई बराबर k, यानी कि x बट्टा वाई है वो हमेशा समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए हर बार में। ठीक है, यानी कि इसका और इसका अनुपात
इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात सबका बराबर होना चाहिए। तो 4 घंटे वाले निकालते हैं। तो पहले में x बटा वाई निकाला तो हमें आया 4/60, ठीक है ना। ये कितने बार कटा, 1/15 आ गया। दूसरे शब्दों में कहें तो 1:15, ठीक है। अब देखिए दूसरे का देखते हैं, इसमें 8/100 आ गया। कितना आ गया, 8/100। तो ये किया तो 4 का भाग इसमें 2 बार गया और इसमें कितने बार गया, 25। ये आ गया 2/25। देखिए ये 2/25 है, ये 1/15 है। यहीं से पता चल गया कि ये स्थिर यानी समान नहीं आ रहा है, यानी कि इनका अनुपात समान नहीं आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो x बटा वाई हर जगह समान नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ये क्या, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो हमें 2 करते ही पता चल गया है कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। बाकी 2 और देख लेते हैं कितना आता है। तीसरा देखें तो ये 12/140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे, ये 3/35 आ गया। कितना आ गया, 3/35। अगर चौथा देखें तो आता है 24/180। 6 से कटेगा 4 बार और ये कटेगा 30 बार, फिर ये 2 से 2 बार और 15 बार, ये आता है 2/15। सभी के सभी अलग अलग आ रहे हैं, सभी के सभी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अगर प्रत्यक्ष अनुपात में होता ये तो यहां पर भी ये समान आता, सारे के सारे क्या आते हैं, समान आते हैं। जैसे कि यहां पर चीनी वाले उदाहरण में सभी क्या आ रहे थे, समान आ रहे थे। आगे देखिए, आगे का एक प्रश्न देखते हैं। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसको क्या किया, 50,000 गुना आवर्धित किया यानी जूम किया, जैसा कि संकलन चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में जैसा दिखाया गया उस तरह से इसको 50,000 गुना आवर्धित किया, तब उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिखाई दी, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई हमें निकालनी है, वास्तविक लंबाई निकालनी है। यदि इस फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी वो हमें बतानी है। यानी इस प्रश्न में हमें 2 चीजें करनी है। एक तो बतानी है कि इस बैक्टीरिया की जो वास्तविक लंबाई है वो क्या होगी। दूसरी हमें बताना है कि इसको 20,000 गुना ही किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में एक चीज है कि जैसे जैसे इसको आवर्धित करोगे वैसे वैसे क्या होगी, इसकी लंबाई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये इसको हमें क्या मानना है कि ये प्रत्येक समानुपात में बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से हमें करना है। तो ये आवर्धन को हम क्या मान लेते हैं, इस x में मान लेते हैं। आवर्धन को हम क्या माना, x में माना। तो पहला हमें 50,000 था, ठीक है, 50,000 था, और इसकी लंबाई है उसको हम मान लेते हैं y, लंबाई को y माना, ठीक है। तो वहां पर ये आई 5 सेंटीमीटर। जब 50,000 गुना आवर्धित किया तो 5 सेंटीमीटर लंबाई आई। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इसकी वास्तविक लंबाई बतानी है हमें। वास्तविक लंबाई कब आएगी, पहले तो ये देखना है कि वास्तविक लंबाई आएगी कब, इसमें और कुछ नहीं दिया। वास्तविक लंबाई आएगी कब, जब इसको क्या करेंगे, 1 गुना ही करेंगे। यानी कि ये तो 50,000 गुना करके 5 सेंटीमीटर बनाया है हमने, है ना। तो इसकी वास्तविक लंबाई तो जब भी होगी ना, तो जब इसको 1 गुना ही आवर्धित होगा, यानी जो जितना है उतना ही रहने देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उस समय 1 आ जाएगा, 50,000 की जगह क्या आ जाएगा, 1। और हमें तब इसकी वास्तविक लंबाई हमें बतानी है, यानी कि इसको हम y ही रहने देंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर निकालते हैं। देखिए हम ये जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती में होता है, यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात में होता है, तब क्या होता है, एक्स वाई बराबर क्या होता है, अचर होता है, अचर होता है। यानी
एक्स वाई बराबर अचर होता है और सभी में समान मान होता है, यानी पहला एक्स पहला वाई करेंगे तो दूसरा एक्स और दूसरा वाई दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये करें कि 50,000 बट्टा 5, पहला एक्स और पहला वाई है, इसको दूसरा मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ये पहला एक्स 1 दिया हुआ है और दूसरा वाई y2 दिया हुआ है। y2 क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई को हमने y2 माना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको वज्र गुणा करने पर क्या आएगा कि 50,000 गुणा y2 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। और y2 का मान कितना आ जाएगा? 5/50,000 आ जाएगा। तो 5 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10,000 नीचे, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/10,000। दूसरे शब्दों में लिखें तो 1/10⁴। अब 10⁴ को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये आया है y2 का मान, और ये क्या है? बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या आएगी? बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी? 10⁻⁻4। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या आएगी? 10⁻⁻4। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि इसको 20,000 गुना ही आवर्धित किया गया था, तो वही चीजें लिख लेते हैं यहाँ पर। ये एक्स वाला, ये वाई वाला है, ठीक है। यहाँ पर 50,000 गुना और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा है वो 20,000 ही है, दूसरा एक्स है वो क्या है? 20,000 ही है ना। और दूसरा वाई हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा x 20,000 है तो हमें क्या निकालना है? दूसरा y निकालना है। वही चीज पहला x बट्टा पहला y बराबर दूसरा x बट्टा दूसरा y। वज्र गुणा करने पर क्या आएगा? 50,000 गुणा y2 बराबर 20,000 गुणा 5, ठीक है। y2 बराबर क्या आ जाएगा? 20,000 गुणा 5 बट्टा 50,000, ठीक है। तो इससे ये कटेगा तो यहां पर आ जाएगा 10,000 और इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। तो y2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी जब 20,000 गुणा आवर्धित करोगे तो बैक्टीरिया की जो लंबाई दिखाई देगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई और जब इसको 20,000 गुना वर्धित किया गया था तब की लंबाई हमने निकाली, किसको काम में लेकर? जो प्रत्येक समानुपात का जो सूत्र है उसको काम में लेकर हमने निकाला। आगे देखिए, आगे एक प्रश्न है। मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10⁻6 क्रिस्टल है। तो निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? 5 किलो चीनी और 1.2 किलो चीनी। क्रिस्टल क्या होते हैं? जो चीनी में अपने जो दाने से दिखते हैं उनको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए 2 किलो चीनी में इतने क्रिस्टल है, 9 गुणा 10⁻6, तो 5 किलो चीनी, यानी चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल अपने आप घटेंगे थोड़ी, क्रिस्टल घटेंगे तो चीनी की मात्रा कैसे बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे हम चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे क्रिस्टल की मात्रा अपने आप क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि ये क्या रहेगा? प्रत्येक समानुपात में रहेगा। यहाँ कहे तो ये दोनों क्या होंगे? क्रिस्टल और चीनी एक दूसरे के परस्पर क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए पहले में देखते हैं, अगर चीनी की मात्रा 5 किलो होगी तो क्रिस्टल कितने होंगे? देखिए ये चीज लेते हैं हम जो इस चीनी की मात्रा है उसको x मान लेते हैं और जो क्रिस्टल की मात्रा है उसको y मान लेते हैं। तो देखिए x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2 होगा,
ये सही है बात, क्योंकि x बटा वाई बराबर k, यानी कि x और y का जो अनुपात है वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिए x1 का मान है 2 kg, ठीक है, और y1 का मान है 9 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, अब y1 और x2 और y2 अलग अलग हम देखेंगे। पहले प्रश्न में x2 दिया हुआ है 5 kg और y2 हमें क्या करना है, निकालना है। अब इस सूत्र में हम अगर रखें तो x1 बट्टा y1 यानी 2 बट्टा 9 गुणा 10 की घात 6 बराबर में क्या लिखेंगे, x2 बट्टा y2। तो देखिए x2 कितना आया, 5 kg आया, ठीक है, 5 kg आया, और जो y2 है वो हमें निकालना है। यहां पर अगर हम वज्र गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 2y2 बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, यानी कि 2y2 बराबर 45 10 की घात 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, y2 बराबर लिखते हैं 45 बट्टे 2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सीधा 22.5 गुणा 10 की घात 6। अब अगर इसको हम, उत्तर तो आ गया वैसे, अगर हम इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको मानक रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, y2 बराबर एक अंक इधर खिसका देंगे दशमलव को, तो यहां पर 10 की घात 1 हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो 2.25 गुणा 10 की घात 6 की जगह क्या आ जाएगी, 10 की घात 7, ये आ जाएंगे क्रिस्टलों की संख्या। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, 2.25 गुणा 10 की घात 7। कैसे किया, देखिए पहले में दिया हुआ 2 kg और 9 kg, x1 और y1 की वैल्यू आ गई। अब जितने भी आगे x2, y2, x3, y3 जितनी भी मात्रा हम इनमें बढ़ाएंगे तो साथ साथ में बढ़ते जाएंगे, और इनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर x3 बराबर y3 जितने भी होंगे तो वो हम ले लेंगे। तो हमने क्या किया, x1 बटा y1 बराबर x2 बराबर बटा y2 हमने कर दिया, तो इससे हमें y2 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं। 1.2 kg हमें चीनी दी हुई है, तो चीनी हम x में ले रहे हैं, तो पहले वाली दी हुई थी तो वो 2 kg मान लो, और y1 कितना दिया हुआ है हमें, 9 गुणा 10 की घात 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें x2 दिया हुआ है, यानी देखिए जो भी चीनी की मात्रा होगी वो x में आएगी। ठीक है, तो x2 कितना दिया हुआ है हमें, 1.2 kg दिया हुआ है, और y2 क्या दिया हुआ है हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 बटा 9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 1.2 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा y2, वही क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे, 2y2 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6, तो 2y2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, सीधा नीचे ले जाएंगे, 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 बट्टा 2। ठीक है, ये इससे कटेगा तो 0.6 आ जाएगा, और y2 का मान हो जाएगा 5.4 गुणा 10 की घात 6, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। क्रिस्टलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5.4 गुणा 10 की घात 6। आगे देखिए हमने यहाँ पर y2 मानना है और यहीं पर y2 मानना है, लेकिन ये हमने अलग अलग कंडीशन में मानना है। ठीक है ना, यही y2 सेम नहीं है वहां पर। ठीक है ना, अपन चाहे तो इसको y3 और x3 भी मान सकते हैं अगर कंफ्यूज होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। रश्मि के पास एक मानचित्र है और उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर कोई लाइन बनी हुई है, उसका मतलब है
कि वो 18 किलोमीटर है, यानी कि इसका पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में कितनी होगी। ठीक है, देखिए मानचित्र छोटा होता है ना, जैसे कि अपन 100 किलोमीटर जाना है तो इस 100 किलोमीटर की लाइन इसमें थोड़ी आएगी लाइन सड़क के लिए, तो इसमें जैसे ही 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है 18 किलोमीटर कोई चीज उस रोड पर चल गई है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि रश्मि के पास वो मानचित्र है और जिसमें पैमाना क्या है 1 सेंटीमीटर को उन्होंने क्या मान रखा है, जिसमें 1 सेंटीमीटर को मान रखा है 18 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि रश्मि उस रोड पर 72 किलोमीटर चल गई। कितने किलोमीटर? 72 किलोमीटर चल गई, तो उस मानचित्र में वो उस रोड के लिए जो लाइन है वो कितने किलोमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए जितने किलोमीटर चलेगी उतना ही क्या होगा, इसमें मानचित्र में भी आगे लाइन बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, जो ये किलोमीटर बढ़ रहा है और ये जो मानचित्र में पैमाना है ये बढ़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, या फिर कहें कि प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो देखिए प्रत्यक्ष अनुपात यानी समानुपात, या दूसरे शब्दों में कहें तो अनुक्रमानुपात में हमने क्या देखा है कि अनुक्रमानुपात में ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। अनुक्रमानुपात में या फिर कहें प्रत्यक्ष समानुपात में हम जानते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में हम जानते हैं कि क्या होता है, x बट्टा वाई बराबर k। दूसरे शब्दों में कहें तो x बट्टा वाई का मान हमेशा समान रहता है। तो x1 बट्टा y1, अगर पहला x1 ये था, दूसरा पहला y ये था, तो दूसरा x2 y2 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें पहली वैल्यू दी हुई है और हमें दूसरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास y1 की वैल्यू दी हुई है 18 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 18 किलोमीटर। x2 की हमें वैल्यू निकालनी है और y2 की हमें वैल्यू दी हुई है 72 किलोमीटर। तो हम ये लगा देंगे, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, x1 अपॉन y1 बराबर x2 बट्टा y2 होता है। तो इनकी सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x1 कितना है, 1 है, y1 कितना है, 18 है, x2 कितना है, x2 हमें ज्ञात करना है, और y2 कितना है, 72 है। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 बराबर x2 गुणा 18। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 बटे 18। तो 18 से 72 कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो मानचित्र में कितनी दूरी होगी, मानचित्र में क्या होगी, वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो मानचित्र में कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला हमने, इसमें मानचित्र में जो दूरी थी वो कैसे निकाला हमने निकाला प्रत्यक्ष अनुपात, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, अनुक्रमानुपाती थे। तो उससे हम x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2 लगाकर हमने इसको आसानी से निकाल लिया। आगे देखिए, आगे एक प्रश्न है जिसमें लिखा है, एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया कितनी लंबाई होगी। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई क्या है, 5 मीटर है। हम इस बात को जानते हैं, पहले तो ये देखेंगे कि ये एक दूसरे के समानुपात में है या नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक दूसरे के परस्पर अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। तो देखिए, अगर पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है
पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी। देखिए जितना पेड़ ऊंचा होगा उसकी छाया उतनी लंबी होगी कि नहीं होगी, बताइए। जो चीज जितनी लंबी होगी उसकी छाया तो उतनी ही लंबी होगी ना। तो पेड़ की ऊंचाई के साथ जो भी चीज जितनी ऊंची होगी उतनी उसकी छाया बड़ी होगी। तो पेड़ की ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने पर क्या बढ़ेगी? बढ़ने पर छाया की लंबाई बढ़ेगी। छाया की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई और छाया की लंबाई एक दूसरे के क्या है? छाया की लंबाई एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी छाया की लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहले में देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहले में अगर इनको x1 और y1 माने तो x1 बराबर 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? इसको एक में बदल लेंगे, चाहे तो इसको मीटर में बदल लें, चाहे इसको सेंटीमीटर में बदलें। हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। देखिए 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 500 सेंटीमीटर। कितने? 500 सेंटीमीटर होंगे, और प्लस में ये 60 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका y1 है वो कितना दिया हुआ है? y1 कितना दिया हुआ है? देखिए y1 दिया हुआ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। y1 दिया हुआ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 320 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमें x2 दिया हुआ है यहाँ पर कितना? पहले में क्या दिया हुआ है? 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हमें x2 दिया हुआ है, यानी कि 10 मीटर का 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 50 सेंटीमीटर ये है, तो 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये y2 हमें निकालना है। y2 निकालना है यानी छाया की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर y क्या है? छाया है। y छाया है और x क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है। अब देखिए y2 निकालना है, और हम जानते हैं कि x1 बटा y1 बराबर x1 अपॉन y1 बराबर x2 बटा y2 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर x1 हमें कितना दिया हुआ है? 560। तो 560 बटा y1 है 320 बराबर x2 1050 बटे y2 हमें निकालना है। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इनका वज्र गुणा कर देते हैं हम। तो y2 बराबर क्या आ जाएगा? 1050 गुणा 32 बटे 56। ठीक है। तो अब देखिए ये 8 से कट रहा है, ये 4 बार, और ये कितनी बार आ गया? 7 बार आ गया। ठीक है। और ये 7 से कट रहा है कितनी बार? ये 1 बार, 5 बार, 0 बार, 150 बार। ठीक है। तो y2 का जो मान है वो कितना आया हमारे पास? y2 का मान मैं यहां लिख रहा हूं। y2 का मान आया हमारे पास 150 गुणा 4 यानी कि 600 आ गया। यानी कि ये 600 सेंटीमीटर है। यानी छाया की लंबाई है वो 600 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में लिखें तो ये आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है। तो जब एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर होगी तो यहां पर छाया की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है कि उस खंभे की ऊंचाई में बताना है जिसमें छाया की लंबाई क्या है? 5 मीटर है। इधर हमें क्या दिया हुआ है? देखो हमने छाया
को क्या मानना है, y मानना है, यानी कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यानी y2 दिया हुआ है, x2 हमें निकालना है। तो x1 हम पहले से जानते हैं, इसमें कितना है, 560 सेंटीमीटर है, ठीक है। और y1 कितना है, 320 सेंटीमीटर है, ठीक है। x1 कितना है, 560 सेंटीमीटर, y1 320 सेंटीमीटर, जो ऊपर दिया हुआ है उसी हिसाब से। अब देखिए इसमें x2 निकालना है हमें, और हमें y2 दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, यानी कि कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यहां पर वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा, x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। तो इसको हम यहां पर रखेंगे, तो देखिए 560 बटे 320 बराबर 560 अपॉन 320 बराबर x2 तो हमें निकालना है, और नीचे दिया हुआ है 500, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कटेगा, और इनका वज्र गुणा करेंगे हम, तो x2 गुणा 32 बराबर 56 गुणा 500, ठीक है। तो x2 का मान कितना आ जाएगा, 56 गुणा 500 बटे 32। 8 से ये कटेंगे ये 4 बार और ये 7 बार, ठीक है। अब 4 से ये 500 कटेंगे, 4 से ये 500 हम काटें तो ये कटेगा 1 2 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो x2 का मान आ जाएगा 7 गुणा 125, तो ये आ जाएगा हमारा, 7 को 5 से गुणा किया 35, और ये 14 और 3 17, और ये 7 और 1 8। तो x2 का मान आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको मीटर में लिखें तो पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी, पेड़ की लंबाई हमारे यहाँ आ जाएगी 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 875 सेंटीमीटर है, तो इसमें अगर 100 का भाग देंगे तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर बचेगा। तो दूसरे में पेड़ की लंबाई कितनी आ गई, पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई बोलें, पेड़ की ऊंचाई बोलें तो यह आ गई 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर पूछी है, तो पेड़ की ऊंचाई आ गई 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये था अध्याय 13 का भाग 1, जिसमें हमने सीखा था कि प्रत्यक्ष अनुपात या फिर कहे समानुपात या कहे कि परस्पर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं। परस्पर एक दूसरे की जो अनुक्रमानुपाती होती है वो मात्राएं क्या होती है, एक के बढ़ाने के साथ साथ दूसरी भी बढ़ती है और एक के घटाने के साथ साथ दूसरी भी घटती है, और इस प्रकार से घटती है कि उनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। मान लो एक x है और दूसरी y है, तो x बट्टा y हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको हमने विभिन्न उदाहरण लेकर और विभिन्न प्रश्नों को करके अच्छे तरीके से इसका जो कंसेप्ट है हम वो समझ चुके हैं। अब आगे मिलेंगे दूसरे भाग में, उसमें हम सीखेंगे व्युत्क्रमानुपात, यानी कि एक अगर मात्रा बढ़ती है तो दूसरी घटती है। ये हम सीखेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।